हेलो क्लास, आप सबका स्वागत है अपने क्लास प्लेटफॉर्म पे। और आज हम क्लास करेंगे क्लास 6 चैप्टर 10। इस अध्याय का नाम है नए साम्राज्य और राज्य। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम एक बार देख लेते हैं कि पिछला हमने क्या पढ़ा था। हमने पिछले में देखा था कि किस तरह से जो समुद्र से सटे राज्य हैं उनके बारे में हमें जानकारी देखी थी कि वे कैसे उभरे, है ना। और उन समुद्र से सटे राज्यों को 3 मुखिया कहा गया, जो चोल, चेर और पांड्या थे। साथ में हमने ये भी देखा था कि जो वहाँ पे जो सिल्क रूट था, तो उस सिल्क रूट पर, रेशम मार्ग पर नियंत्रित करने वाला शासक कौन था? वहाँ था कुषाण वंश था, जो कनिष्क थे के राजा, ठीक है ना, कनिष्क थे। उन्होंने ही रेशम मार्ग पर नियंत्रण कर लिया था। क्यों किया था? कारण यह था कि उस जो रेशम मार्ग थे, वहाँ से व्यापारी लोग जो रेशम लेके जाते थे, तो उनसे वे शुल्क ले पाए, कर ले पाए, उनसे उपहार ले पाए, ठीक है। और साथ में उसके बदले वे लोग उन व्यापारियों को सुरक्षा करते थे लुटेरों से। फिर हमने बौद्ध धर्म का प्रसार देखा था कि बौद्ध धर्म का जो प्रसार जो बहुत तेजी से होता है। फिर कनिष्क के समय में जो बौद्ध संगति होती है, चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध जो धर्म है वह आपका दो वर्गों में विभाजित हो जाता है, आपका हीनयान और महायान। दूसरा, महायान के अपने अलग विचार होते हैं, हीनयान अपने अलग विचार होते हैं। और फिर हमने देखा था कि समुद्र सटे जो राज्य हैं, लगे राज्य थे, वो आपके क्या थे? चेर, चोल और पांड्या। इन तीनों को क्या कहा जाता था? 3 मुखिया। मोवेंदार, तमिल शब्द था मोवेंदार, और मोवेंदार का मतलब होता था 3 मुखिया, जो कौन कौन थे? चोल थे, चेर थे और पांड्या थे, ठीक है। और आपका जो काबरीपट्टनम था वह चोल का पत्तन था, बंदरगाह था, और पांडवों की राजधानी थी, मदुरई थी, ठीक है ना। ये हमने देखा था। फिर हमने देखा था कि 200 वर्षों के बाद में, जहाँ यहाँ दक्षिण में देखते हैं ना, तो 2300 साल पहले ये तीनों, यहाँ दक्षिण में हम 2300 साल पहले का ये देखते हैं कि यहाँ पे तीनों राज्य, 3 जो मुखिया थे, 3 जो साम्राज्य थे, चेर, चोल और पांडे, ये बहुत ज्यादा विकसित हो रहे थे। और वहीं फिर 200 वर्ष पहले, कुछ साल बाद की बात है, कुछ वर्षों बाद में, 200 वर्षों बाद ही फिर वहाँ पर सातवाहन पश्चिम की ओर बहुत ज्यादा वो उभर रहे हैं, ठीक है ना। तो वो भी बहुत ही समृद्ध होते हैं। उनका गौतमीपुत्र सातकर्णी था, तो उन्हें दक्षिणापथ के स्वामी भी कहा जाता था। दक्षिणापथ के स्वामी का अर्थ होता दक्षिण को जाने वाला रास्ता, है ना। इनका जो साम्राज्य था उस स्थान पर था जिस दक्षिण की ओर वो आने के लिए पूरे दक्षिण के लिए नाम प्रचलित था। इनका साम्राज्य ऐसी जगह था ना जहाँ पर इनको दक्षिण की ओर के लिए इनको जाना जाता था। अब तक हमने देख लिया था कि दक्षिण में भी जो राज्य थे वो भी बहुत उभर रहे थे, वो भी बहुत समृद्ध थे। फिर पश्चिम में भी एक राज्य उभर रहा था जो आपका सातवाहन वंश था, है ना। अब चलिए, तो आज हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, नए साम्राज्य राज्य। इसमें हम देखेंगे कि क्या बताती हैं प्रशस्तियाँ, और समुद्रगुप्त की प्रशस्तियाँ भी हम पढ़ेंगे। वंशावलियाँ देखेंगे उनकी, भी हर्षवर्धन के बारे में हमें देखना है। फिर प्रशासन देखना है हमें, जो नए साम्राज्य, नए राज्य जो बनते हैं उसके बारे में उनका प्रशासन देखना है, वो कैसे प्रकार की सेनाएं करते हैं। फिर दक्षिण में सभा जो होती थी, जो कैसे होती थी। फिर पल्लव, चालुक्य, पुलकेशी युद्ध के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम आज का चैप्टर। दरअसल अर्जुनगुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त भूमिका अदा करने जा रहे थे। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री रहे हरिसेन द्वारा एक काव्य के रूप में की गई थी। ये हम देख लेते हैं, जो गुप्त वंश के जो प्रसिद्ध राजा कौन थे? वे थे समुद्रगुप्त थे, ठीक है। अब इनके बारे में जो हमें अभिलेख मिला है वो इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर मिला है, ठीक है। और इसकी रचना क्या किसने की थी? आपके हरिसेन ने की थी, जो कौन थे? जो समुद्रगुप्त के दरबार में कवि थे और मंत्री थे, ठीक है।
वे कवि भी थे और मंत्री भी थे। इन्होंने क्या कि काव्य के रूप में प्रशस्तियां लिखी, ठीक है, काव्य के रूप में इन्होंने लिखी, रचना की है, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ आपको। आगे बढ़ते, यह एक विशेष किस्से का अभिलेख, यह एक विशेष किस्से का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। यह संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ प्रशंसा होता है, ठीक है। अब हमने यहाँ पढ़ा है कि प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है, प्रशंसा, ठीक है। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं समुद्रगुप्त की प्रशस्तियां। इसका मतलब कि जो हरिशेन ने जो लिखी हैं काव्य के रूप में, वे समुद्रगुप्त के बारे में, गुप्त वंश के जो राजा हैं समुद्रगुप्त के बारे में उनकी प्रशंसा लिखी है काव्य के रूप में इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ ना। तो ये जो लिखी है ये सारे के सारे कीर्ति का क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिए, इसे अपने कॉपी में नोट भी कर लीजिए और अंडरलाइन भी कर लीजिए जिनके पास की बुक है, ओके। चलो, प्रशस्तियां लिखने का प्रचलन पहले भी था। अब जो प्रशस्तियां लिखने का जो प्रचलन था वह पहले भी था। हमने पहले भी देखा ना, जो अशोक के समय में जो कितने सारे अभिलेख मिले ना, अशोक ने जो लिखवाए तो उसमें खाली विजय का लेखा जोखा या जो उसके कलिंग युद्ध का तो वर्णन नहीं होगा ना सिर्फ। तो उस समय भी कई जो राजा महाराजा जो थे उन्होंने भी अपनी अपनी प्रशंसा के बारे में, हर राजा जब युद्ध जीतता है जो भी वो लिखवाते हैं तो उससे प्रशंसा तो होती है ना अपने अपने बारे में कि हाँ भाई हमने इस तरह से जीता, उस तरह से जीता, इतने किले जीते, अपना वैभव, अपना वर्चस्व, अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए, अपना वर्चस्व के लिए वे लोग कराते, प्रशंसा के लिए करवाते कि मेरी प्रशंसा करो जाकर राज्य में, अभिलेख में लिखो सारे के सारे। तो यह पहले से भी था प्रचलन, जो समुद्रगुप्त में नहीं, यह पहले से भी था, ठीक है ना। तो आपको क्लियर हुआ। जैसे कि तुमने अध्याय 9 में गौतम पुत्र से सातकर्णी के प्रशस्ति के बारे में पढ़ा। अच्छा, हमने इसे पहले भी पढ़ चुके ना। जो गौतम पुत्र जो थे कौन थे, वे सातकर्णी थे। किस वंश के थे, वे सातवाहन वंश के थे। हम उनकी प्रशस्ति के बारे में भी लिखा था ना, प्रशस्ति के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो उनका जो महत्व था ना वह गुप्त काल में और भी बढ़ गया, ठीक है। गुप्त काल जो है समय है समुद्रगुप्त के समय में, इस समय में इनकी प्रशस्ति की और भी महत्व जो वह और बढ़ गया, ठीक है। क्लियर हो रहा है आपको। आगे बढ़ते हम, आगे से चलते। समुद्रगुप्त की प्रशस्तियां, आओ देखें समुद्रगुप्त की प्रशस्तियां हमें क्या बताती हैं। अब हम देखेंगे कि समुद्रगुप्त के बारे में जो प्रशस्तियां हैं उनसे हमें क्या जानकारी मिलती है। कवि ने इसमें राजा की एक योद्धा, जिनके कवि कौन थे, हरिशेन थे, ठीक है ना। समुद्रगुप्त के कवि का नाम क्या था, हरिशेन, ठीक है ना। हरिशेन उनके कवि, ठीक है थे। तो उन्होंने कवि में, अपने काव्य में राजा की एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाले राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। तो इन्होंने क्या किया है, समुद्रगुप्त के प्रति, समुद्रगुप्त के बारे में खूब प्रशंसा की है, ठीक, प्रशंसा की है, यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है। अब इनके जो कवि हैं हरिशेन, उन्होंने समुद्रगुप्त को अपने काव्य में ईश्वर के बराबर उनको बता दिया है, उनकी इतनी प्रशंसा की उनके अपने काव्य में। आगे बढ़ते हैं। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं। यहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया, यहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है। यहाँ से टीटी का क्वेश्चन बन सकता है ना, अगर उनकी प्रशस्तियां के बारे में स्टेटमेंट के रूप में आ जाए तो लाइन इंपॉर्टेंट है, कुछ भी लाइन छूट गई तो आपको आंसर समझने के लिए मुश्किल होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपका ध्यान रखिए, यहाँ आपका पीटी का क्वेश्चन बन रहा है। आगे बढ़ते हैं। यह है जो हरिशेन ने लिखी थी प्रशस्तियों में, तो उसका एक अंश दिया गया है। जिनका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, बंछरों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे भावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है।
अब यह स्टेटमेंट अगर आपको दिए दे और यह पूछा जाए कि यह जो कथन है यह किससे संबंधित है, तो आपका जवाब होगा समुद्रगुप्त के से संबंधित है ना। चलिए, तो ये आपका पीटी का क्वेश्चन बन रहा है यहाँ से। यह आपका हरिश्चंद्र के काव्य में प्रशस्ति का एक अंश दिया गया है जो समुद्रगुप्त से संबंध रखता है। ठीक है, ये आपका पीटी का क्वेश्चन बन रहा है, यहाँ पे आप इसको ध्यान रखिए। आगे बढ़े। अगर तुम मानचित्र 7 की को गौर से देखो तो पाओगे कि एक क्षेत्र को हरे रंग से रंगा गया है। तुम्हें पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ एक तरफ में लाल बिंदु दिखेंगे। उसी तरह कुछ क्षेत्र बैंगनी और नीले रंग के भी मिलेंगे। कहाँ है अभी हम देख लेते हैं। इसके बारे में बात की जा रही थी, पढ़ लेते हैं। यह मानचित्र इस प्रशस्ति में प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया है। हरिश्चंद्र 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र आर्यवर्त के उन 9 शासकों का है। मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र आर्यवर्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है, तो हम पहले हरे रंग का एक बार देखते हैं नीचे चलकर। यह आपका हरे रंग का है, आपका नालंदा, पाटलिपुत्र, प्रयाग और कनौज। अब इनके राजाओं को हराकर समुद्रगुप्त ने अपने राज्य में मिला लिया, अपने में मिलाया। ठीक है, कौन कौन से थे? कनौज, प्रयाग, पाटलिपुत्र और नालंदा। ध्यान रखिएगा, इन राज्यों को हराकर समुद्रगुप्त ने अपने राज्यों में मिला लिया। ठीक है, अब सेकंड करते हैं हम। चलिए आगे। तो यहाँ आपका है पीटी का क्वेश्चन बना है, आपको यहाँ पर देख लीजिएगा। दूसरा है, इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी। अब जो दक्षिणापथ, यानी कि दक्षिणापथ कौन हमने देखा था, दक्षिण की ओर जाने वाले रास्ते। अब जितने रास्ते दक्षिण की ओर जाते थे वहां पर भी अन्य शासक अन्य जो सम्राट थे वे शासन कर रहे थे ना अपने अपने साम्राज्य में। तो वहां पर क्या हुआ, समुद्रगुप्त ने जो उनको हरा दिया, तो वहां पर उन्होंने हरा भी दिया और साथ में उन सबों को माफ भी कर दिया। उन सबको राजाओं को वापस शासन करने की अनुमति दे दी। क्यों? क्योंकि जो जितने भी राजा जो दक्षिण की ओर जितने भी राजा आए थे, जो लोग हार चुके थे, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपना समर्पण कर दिया था समुद्रगुप्त के सामने में। तब समुद्रगुप्त ने उन सबों को फिर से शासन करने की अनुमति दे दी। ठीक है, तो यह हम नीचे देख लेते वो कौन कौन से दक्षिण में थे राज्य। चले आपके लाल बिंदुओं से ये वाले यहाँ पे जितने भी जो है इन सभी को आप इन समुद्रगुप्त ने हराया था और हराने के बाद में इनके बारे में बात की जा रही है। यहाँ पे भी देख लो, पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैंगनी रंगों से रंगा गया है। इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल, उत्तर पश्चिम के कई गण या संघ आते थे। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे, सब उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। अब हम ये देख लेते हैं, जो बैंगनी रंग से रंगा गया जो इलाका है, जिसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गण और संघ आते थे, क्या करते थे,
समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे। ठीक है, ये सारे, ये जो जितने भी जो यहाँ से हैं आपके, ये सारे के सारे जितने भी हैं, इस सब के सब समुद्रगुप्त के लिए क्या लाते थे? उपहार लाते थे और इनके आदेशों का पालन करते थे और इनके दरबार में उपस्थित रहते थे। चलिए आगे, बाह्य इलाके के शासक जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है संभवतः कुषाण तथा शक वंश के थे। इसमें श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया। अब जो यहाँ पे जो आते हैं ये वाले, इसमें वल्लभी हैं, ये सब, ये किनका था? कुषाण और शक वंशों का था। कुषाण का था, शक शासकों का था। इन्होंने क्या किया? इन्होंने समुद्रगुप्त के वहां उसमें अपनी पुत्रियों का विवाह किया। ठीक है, और इनकी अधीनता स्वीकार की। ठीक है ना। तो आप यहाँ पे काम करो, जिनके पास में मैप है ना, तो वो उनको आसान हो याद करने में, तो क्या कीजिए, वो यहाँ पर अपनी कॉपी, जिनके पास किताब है तो वो यहाँ पे लिख लो ना अपनी किताब में। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए कुषाण वंश, शक वंश, और यहाँ पे लिख लीजिए श्रीलंका के शासक, इन्होंने अधीनता स्वीकार की समुद्रगुप्त की, अपनी पुत्रों का भी विवाह किया। यहाँ पर इस तरह से लिख लीजिए। और यहाँ पे भी लिख लीजिए कि यहाँ का जो साम्राज्य था, पूर्वी इलाका नेपाल तथा आपका ये तटीय इलाका आपकी इसके बंगाल के, तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे ये सारे और इनके दरबार में उपस्थित भी रहते थे। ठीक है, और यह जो हरा, जितने सबसे कन्नौज, प्रयाग, पाटलिपुत्र, नालंदा, इन सबको इन्होंने हरा कर इन सभी के राज्यों को अपने में मिला गया। तो क्या होगा ना कि आपको याद करने आसानी होगी, जल्दी आपको याद भी हो जाएगा, क्योंकि मैप से चीजें बहुत जल्दी याद हो जाती है। ठीक है, और जिनके पास बुक नहीं है तो वो क्या कीजिए, इस मैप को अच्छी तरह से कॉपी में ड्रॉ करके, और जो ऊपर में लिखा गया है ना, उस लाइन को आप इस कलर करके इसके ऊपर छोटा छोटा मेन कीवर्ड करके लिख लीजिए, तो क्या आपको बहुत जल्दी चीज याद हो जाएगी। ठीक है, चलिए, और सारे तो ये चारों आपकी पीटी के सवाल में, पीटी के लिए सवाल यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है ना। तो ये चारों लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छी तरह से, इसको इतना लंबा तो आप लिखना नहीं चाहेंगे, इसलिए मैंने कहा कि आप मैप बना लीजिए और इसके हिसाब से मैप में कलर करके लिख लीजिए, तो क्या होगा, आपको आसानी से चीज जल्दी याद हो जाएगी, आपको ऊपर इतनी बुक पढ़नी नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। चलिए हम ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे जो दिया हुआ साइड में, यहाँ पे आपको दिया हुआ है ये जो हम देख रहे हैं ना, वीणा बजाती, देखिए सिक्के टाइप का कुछ देख रहे हैं, वीणा बजाने वाला राज्य समुद्रगुप्त के कुछ अन्य गुणों को सिक्कों पर दिखाया गया है, जैसे इस सिक्के में उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया। अच्छा, अब यहाँ पे देख लो आप कि जो सिक्के हैं, इन सिक्कों पर समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। ठीक है, अब यह कौन से सम्राट है भाई हमारे इतिहास में जिन्हें वीणा बजाते हुए सिक्कों पर दिखाया गया है? तो वह है हमारे समुद्रगुप्त। पीटी का क्वेश्चन आपको यहाँ आराम से बन जा रहा है। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखिए। आगे बढ़ते, चलिए ये तो हमने देख ही लिया था, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। वंशावलियां, अब हम देखते हैं वंशावलियां। ठीक है, अधिकांश प्रशस्तियां शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती हैं। अब जो जितनी भी प्रशस्तियां हैं ना, तो उनमें से अधिकांश, ज्यादातर शासकों के जो पूर्वज थे ना,
तो शासक के भी पहले जो शासक थे उनके बारे में बताया जा रहा है। तो वे लोगों के बारे में भी जानकारियां मिलती हैं, यानी उनकी भी प्रशस्तियां हैं, उनके बारे में भी कई प्रशस्तियां अभिलेख में लिखी गई हैं। यह प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के प्रति पितामह, प्रपितामह, पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती है। इनकी माँ कौन थी? कुमार देवी। अब यहाँ पे आप फिर देखो, आपको पीटी का क्वेश्चन मिला। समुद्रगुप्त की माँ कौन थी? माता जी माँ कुमार देवी थी, जो लिच्छवी गण की थी। और इनके पिता थे, वे कौन थे? चंद्रगुप्त वंश, चंद्रगुप्त इनके पिता थे, जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। अब महाधीराज की उपाधि किसने धारण की? वे थे चंद्रगुप्त। ठीक है, इन्होंने महाधीराज की उपाधि धारण की। अब इसको आपको पीटी का क्वेश्चन बनना देख लीजिए। चंद्रगुप्त जिनके पिता थे, इन्होंने महाधीराज की उपाधि धारण की। ठीक है, समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की। अब समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की थी। महाधीराज की उपाधि जो है वह समुद्रगुप्त ने भी धारण की थी। ठीक है, और कंफ्यूज मत होइएगा, चंद्रगुप्त उनके पिताजी ने भी धारण की थी और समुद्रगुप्त स्वयं ने भी महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। उनके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में ही उल्लेख है। इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया, महत्व धीरे धीरे बढ़ता गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त के बारे में यहाँ पे एक और चीज पढ़ लेती है। ये वाला विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है। ठीक है, और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शक्कू पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। अब यहाँ पे आपका पीटी का क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आ रहा है। ठीक है, आपको देख लीजिए। जो विक्रम संवत है यह किस लिए चला गया था? यह शकों के विजय प्राप्ति के रूप में, मतलब इन्होंने विजय प्राप्त किया था शकों पर, इसके उपलक्ष्य में विक्रम संवत चलाया। ठीक है, एवं चंद्रगुप्त द्वितीय ने से विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो यह आपका पीटी का क्वेश्चन यहाँ पे आपका बन रहा है। ठीक है, और कब की? 58 ईसा पूर्व। ओके, क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली से भी जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त द्वितीय कौन थे? अभी जस्ट हमने यहाँ पढ़ा था ना, जिन्होंने विक्रम संवत चलाया। किससे चलाया था? शकों को हराकर विजय प्राप्त किया। ठीक है, इस उपलक्ष्य में लिंक करते चल रहे हैं भाई। ठीक है, समुद्रगुप्त के बारे में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे अभी। चंद्रगुप्त द्वितीय इनके पुत्र हैं और इन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम सख्त शासक को प्राप्त किया था। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनके दरबार में विद्वानों से भरा था। उनका दरबार विद्वानों से भरा था। इनमें से कुछ के बारे में जानकारी अध्याय 11 में मिलेगी। ठीक है, बाद में देख लेंगे 11 में आगे इसके बारे में। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ है। यहाँ पे पीटी का क्वेश्चन आप प्लीज इसको देख लो। विक्रम संवत के बारे में किन्होंने किया था? समुद्रगुप्त के पुत्र जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, जिन्होंने शक पर विजय प्राप्त कर और फिर इस उपलक्ष्य में विक्रम संवत चलाया। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? चलिए और इसके बाद ही में उनका दरबार जो था वो पूरे विद्वानों से भर चुका था। चलिए आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं हर्षवर्धन के बारे में और हर्षचरित्र। ठीक है, हर्षवर्धन तथा हर्षचरित्र।
जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में भी उनकी जीवनी से पता चलता है। तो हमने इससे पहले ये समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ा। समुद्रगुप्त के बारे में हमें कैसे पता चला? उनकी प्रशस्तियां से, जो कहाँ हमें मिली है, इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर। ठीक है, हरिश्चंद्र जो काव्य के रूप में, उनके जो कवि थे, मंत्री थे हरिश्चंद्र जी, उन्होंने काव्य के रूप में रचा। ठीक है, फिर उन्होंने किस तरीके से नीतियां की, राज्य जीते, उनके बारे में हमें, नीतियों के बारे में हमने पढ़ा था ना। तो उनके पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या क्या शकों पर विजय प्राप्त की, विक्रम संवत चलाया, विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की। ठीक है, और महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की थी? उनके समुद्रगुप्त के पिता और उन स्वयं ने भी। ठीक है, चलिए, उसी तरह शासकों के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है कि ऐसे ही एक राजा और थे, ऐसे एक और महान राजा थे जिनका नाम था हर्षवर्धन। ठीक है, अब देखिए, वो थे ऊपर साइड, तो जरूरी नहीं है कि हर जगह एक ही राजा हो। छोटे छोटे राज्य तो हर किसी के होते हैं ना, और हर राजा अपने राज्य में वे सम्राट होता है, जिन्होंने करीब 1400 साल पहले ही शासन किया था। उन्होंने 1400 साल पहले शासन किया था। अब उनके दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट, जिन्होंने हर्षचरित्र लिखी। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट थे। ठीक है, फिर क्वेश्चन है, दरबारी कवि बाणभट्ट, आपका पीठिका को इन्होंने क्या लिखा? हर्षचरित्र किसने लिखी? बाणभट्ट ने। ठीक है, आपका पीठिका क्वेश्चन यहाँ पे निकला। ठीक है, इसमें से हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। अब जो हर्षचरित्र लिखी है, इसमें क्या लिखा है? बाणभट्ट जी ने हर्षवर्धन की वंश से स्टार्ट होते हुए उनके राजा बनने तक जो यात्रा, जो उन सब के बारे में उन्होंने हर्षचरित्र में लिखा है। हर्षवर्धन के जीवन के बारे में लिखा है, उनके राजा बनने तक। ठीक है ना, ये आपका पीठ के क्वेश्चन हुआ। आगे बढ़ते, चीनी यात्री हुएनसांग, जिनके बारे में तुमने अध्याय 9 में पढ़ा है, काफी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे। अब हर्ष के दरबार में कौन रहे थे चीनी यात्री? वे थे हुएनसांग। ठीक है, ये भी आपका पीटी का क्वेश्चन यहाँ पे निकला। उन्होंने वहां जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण दिया। अब यहाँ पे भैया आप देख लो, आपका पीटी का क्वेश्चन निकल रहा है। हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट, जिन्होंने संस्कृत में उनकी जीवनी लिखी थी। क्या लिखी थी? जीवनी, हर्षचरित्र नाम दिया था उस जीवनी को, और उस जीवनी में उन्होंने वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक के वर्णन लिखा। और उस दरबार में, हर्ष के दरबार में एक चीनी यात्री थे हुएनसांग, वे भी रहते थे। ठीक है, और वहां रहकर उन्होंने जो भी कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण दिया है। अब किसमें दिया है वो भी हम देख लेते हैं। हर्ष के जो पिता थे वे सबसे बड़े बेटे नहीं थे। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसर के राजा बने। अब हर्ष जो थे, उनके जो पिता थे ना, तो उनके पिता के वे सबसे बड़े बेटे नहीं थे। ठीक है, उनसे पहले भी उनके बेटे या बेटी होंगे, किंतु जब उनके हर्ष के पिता की जो मृत्यु हो जाती है ना, और उनके बड़े भाई की भी मृत्यु हो जाती है, पिता भी और भाई भी, उसके बाद में वे थानेसर के राजा बनते हैं। जब तो उनके पिता भाई रहते हैं वो राजा नहीं बनते हैं, तो पिता भाई की मृत्यु के बाद ही वे थानेसर के राजा बनते हैं। ठीक है, इनकी हर्ष की बहन भी है। अब यहाँ पे जो राजा है थानेश्वर के, इनकी एक बहन भी है। भाई तो यहाँ पे मर जाते हैं, एवं इनकी जो बहन होती है, उनके बहनोई, यानी कि इनकी बहन की शादी हो चुकी है। इनके जो बहनोई हैं वे क्या है? वे कन्नौज के शासक थे। अब हर्षवर्धन की जो बहनोई थे, हर्ष के यानी बहन के पति, वे कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला, बंगाल के शासक ने, तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया। अब इनके बहनोई को, हर्ष के बहनोई को क्या किया? बंगाल के जो शासक थे ना,
उन्होंने मार डाला। अब जैसे भाई उनके बहनों को मार डाला, बहन के पति को, तुरंत हर्ष ने पूरे कन्नौज पर अपना अधिकार कर दिया, अपने अधीन कर दिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। ठीक है। अब उनकी बहनों की हत्या कर दी गई, उनकी बहन को विधवा कर दिया गया। तो वे भाई कैसे चुप बैठेगा, तो वे तो बंगाल पे आक्रमण करेंगे ही, और उन्होंने कर ही दिया। चलिए, गुस्से में गए होंगे और आक्रमण कर दिया उन्होंने बंगाल पर। छठ। चलिए आगे बढ़ते हैं। मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीत कर पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। अब उन्होंने मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीत लिया। उन्होंने मगध को जीता तथा संभवतः बंगाल को भी जीत कर पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता कहीं नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब आगे बढ़ते जब हर्ष सबको जीत कर वे नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने लगे, कोशिश की, तब ठीक है, चालुक्य नरेश पुलकेशिन ने उन्हें रोक दिया। अब यहाँ पे एक और पीठ का क्वेश्चन आ जा रहा है कि चालुक्य नरेश जो थे, चालुक्य नरेश पुलकेशिन ने उन्हें रोक दिया। यानी कि यहाँ पे इन दोनों का युद्ध हुआ है, हर्ष का और युद्ध हुआ, जिन्होंने पुलकेशिन ने इनको हर्षवर्धन को आगे बढ़ने ही नहीं दिया। पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन की प्रशस्तियां। अब पल्लव वंश, चालुक्य, पुलकेशिन की प्रशस्तियां भी हैं, उनके बारे में देखते हैं। इस काल में पल्लव, चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। अब 1400 वर्ष पहले की बात यहाँ पे हो रही है। जब हर्षवर्धन वहाँ पे राज्य कर रहे थे, ठीक है। उस समय यहाँ पे दक्षिण में भी इसमें पल्लव भी चल रहे थे। चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे, ठीक है। पल्लवों का राज्य, उनकी राजधानी कांचीपुरम। तो पल्लवों की राजधानी कौन सी थी? कांचीपुरम। आपके पीटी का क्वेश्चन यहाँ निकल रहा है, यहाँ से सवाल आते हैं। आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था। अब इनका जो राज्य था ना, वह कहाँ तक फैला था? वह आपका फैला था कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था। जबकि चालुक्यों का राज्य था वह कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच ही स्थित था। अब चालुक्यों का जो राज था वहां से कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच ही स्थित था। यहाँ भी आपका पीटी बन रहा है, पीटी का क्वेश्चन बन रहा है, यहाँ से आपका पीटी का क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। यहाँ सवाल आते हैं तो उसको ध्यान रखो, यहाँ से सवाल आते हैं, ये भी आपके बन जाते सवाल कई बार। आगे बढ़े। चालुक्यों की राजधानी एहोल थी। अब जो चालुक्यों की जो राजधानी क्या थी? एहोल थी। ये सारे ना मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन बनते हैं, तो प्लीज आप इसको अंडरलाइन कर लो, सारे के सारे इसको कॉपी में नोट कर लो। आपके सारे के सारे 100% आपके मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। सही कथन या सही जोड़ा मिलाइए, ठीक है, तो आपके बनते ही बनते हैं, तो प्लीज आप इसको कर लीजिए, ठीक है। चालुक्य राजधानी एहोल थी और यह इनका व्यापारिक प्रमुख केंद्र था। चालुक्य का व्यापारिक केंद्र कौन सा था? एहोल था, वह इनकी राजधानी भी थी। और धीरे धीरे यही एहोल जो थे क्या बन गए? वो इनका धार्मिक केंद्र बन गया और यहाँ पर कई मंदिर भी बनने लगे, ठीक है। चालुक्य जो थे उनकी राजधानी एहोल थी एवं यहाँ एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था और धीरे धीरे यही व्यापारिक केंद्र जो था ना इनका, यहाँ धार्मिक केंद्र भी बन गया। धार्मिक केंद्र बन गया मतलब यहाँ पे मंदिर भी बनने लगे कई। आगे बढ़ते हैं। पल्लव और चालुक्यों एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। अब पल्लव और चालुक्य जो थे ना वे पास पास थे। अब उनकी जो सीमाएं थे हमेशा एक दूसरे की सीमाओं पर कुछ ना कुछ इनका लगा ही रहता था, ठीक है, हमेशा एक दूसरे की सीमाओं पर। अब राजा लोग कभी शाम तो बैठते नहीं है, वे लोग तो चाहते भी पूरा राज्य हम हड़प लें, अपनी सीमाएं बढ़ाएं।
मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था जो समृद्ध शहर थे। अब दोनों क्या करते थे, एक दूसरे के सीमाओं पर अतिक्रमण करते थे। वो चाहता था मैं उसके ले लूं, वही चाहता था मैं उसके ले लूं। अब मेन रूप से लोग राजधानियों को ही निशान, राजधानियां जहाँ मेन था ना, राजधानियां तो मेन होती जहाँ जिसके ऊपर व्यापार चलता है, पूरा कोई अपना साम्राज्य चलाते हैं। अगर उन्हें उन लोगों ने निशाना बनाया, उन्हें लोगों ने ध्वस्त कर दिया, बर्बाद कर दिया, तो आराम से वे लोग उनके पूरे साम्राज्य पर अपना अपने अपना क्या बोलते हैं, स्थापत्य अपना वो कर लेंगे ना, अपना राज्य हासिल कर लेंगे, अपना शासन करने लगेंगे। यदि उन लोग राजधानियां उन्होंने एक दूसरे की राजधानियां बर्बाद कर देंगे तो वे लोग तो एक दूसरे के राज्य पर पूरा शासन कर लेंगे ना, अपने राज्य में मिला लेंगे, ठीक है ना। तो ये दोनों जो थे ना, हमेशा अपने एक दूसरे के को राज्य को हासिल करने के लिए, प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के साथ में झगड़ा करते रहते थे, राजधानी पर निशाना बनाते रहते थे राजधानियों को। ठीक है, आगे बढ़े क्या। यहाँ भी आपका पीटी का क्वेश्चन बन रहा है, आपका थोड़ा क्लियर कर लो। अगर अब स्टेटमेंट के तौर पे आ जाए ना, स्टेटमेंट के तौर पर अगर सवाल बन जाता है तो यहाँ से भी आपका बन सकता है, तो इसको भी आप ध्यान रखिए, मेन है, ठीक है। जो जरूरी है भाई वहाँ जरूर पढ़िए, पढ़ के चलेंगे। अब पुलकेशिन सबसे प्रसिद्ध राजा, पुलकेशिन जो थे वो सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। इसमें उनके पूर्वजों, खासतौर पिछले 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया। पुलकेशिन को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। चलिए यहाँ पर सवाल फिर से आपका सवाल निकल के आ रहा है पीटी का। पुलकेशिन चालुक्य राजा थे, चालुक्य वंश के। उनका दरबारी कवि रवि कीर्ति था, ठीक है। और पुलकेशिन को जो राज्य मिला था उनके चाचा से मिला था। आपका पीटी का क्वेश्चन यहाँ बन रहा है भाई, आप इसको देखते हुए चलिए, ध्यान से आगे बढ़ते हैं। रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व से पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए। अब रवि कीर्ति के अनुसार यानी कि किससे, चालुक्य नरेश कौन थे, पुलकेशिन उन्होंने क्या किया, पूर्व और पश्चिम का जो इलाका था ना, उन सभी इलाकों पे अपने अभियान चलाए। मतलब इस तरह का, ये आपका यहाँ पर पूर्व हो गया, जहाँ तक आपका ये हो गया आपका पश्चिम है ना, समुद्र तट का जो इलाका है, यहाँ पर उन्होंने पूरे अभियान चलाए, ठीक है। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। याद है हमने कुछ देर पहले ही पढ़ा था कि जैसे हर्ष अपने बहनों की मृत्यु के बाद जो कन्नौज को अपने अधीन कर लेते हैं एवं बंगाल पर आक्रमण कर बंगाल को भी जीत लेते हैं, उसके बाद ये क्या करते, दक्षिण की ओर बढ़ते हैं ना। तो दक्षिण की ओर उन्हें बढ़ने नहीं देते रवि कीर्ति, वो पुलकेशिन चालुक्य नरेश जो थे, उन्होंने उनको रोक लिया था, ठीक है। हर्ष का अर्थ आनंद होता है। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन ने जो उनको रोक लिया ना, उसके बाद में वे खुश नहीं रहे, हर्ष नहीं रहे, ठीक है। कवि का कहना है पुलकेशिन ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया। अब पुलकेशिन ने क्या किया, पल्लव राजा जो थे उनके ऊपर भी उन्होंने आक्रमण कर दिया। कांचीपुरम जो दीवार थी, जिससे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। अब पुलकेशिन ने हर्ष को रोकने के बाद में पूरे पश्चिम अभियान चलाने के साथ साथ उन्होंने क्या किया, पल्लव राजाओं पर भी आक्रमण किया, ठीक है। आक्रमण किया पल्लवों के राजाओं पर, एवं जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। अब जो कांचीपुरम की दीवार थी उसके पीछे लोगों ने शरण ली हारने के बाद में, पर चालुक्य की विजय अल्पकालीन थी। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए। पल्लवों और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट व चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। अभी जो
लोकेशन देते थे। इन्होंने जब विजय प्राप्त की, इन्होंने हर्ष को हराया, हर्ष को इन्होंने आगे नहीं बढ़ने दिया, है ना, रोक दिया इन्होंने, एवं पूर्व में अभियान चलाए, पश्चिमी तटों पर अभियान चलाए, फिर इन्होंने पल्लवों के राजाओं पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, किंतु ये जो इनको विजय प्राप्त हुई है ज्यादा समय तक नहीं चली। ये दोनों आपस में ही लड़ते लड़ते दोनों जो वंश थे ना, पल्लवी और चालुक्य, दोनों के दोनों एकदम दुर्बल हो गए। ठीक है, हमने ये पढ़ा था ना, भी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था यहाँ पे, ये हमने पढ़ा था कि पल्लव और चालुक्य एक दूसरे के सीमाओं पर अतिक्रमण करते रहते थे। अब ये दोनों पल्लव हमेशा इतना एक दूसरे पर अतिक्रमण करते रहते थे कि करते वे लोग इतने दुर्बल हो गए, पल्लव और चालुक्य हमेशा एक दूसरे पर अतिक्रमण करते सीमाओं पर इतना मतलब दुर्बल हो गए कि इन लोगों को अन्य शासक जो कौन थे राष्ट्रकूट चोल वंश ने समाप्त ही कर दिया। ठीक है, ये बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मतलब लग रही, मुझे तो लग रही है। इतने लड़े आपस में, कितने दुर्बल हो गए कि अन्य राजा जो राष्ट्रकूट और चोल वंश उन्होंने इनको समाप्त कर दिया। ठीक है, ये भी आपका भाई बहुत इम्पोर्टेंट है आपका कि दो लड़ाइयों के बीच में फायदा किन राजाओं ने उठा लिया, राष्ट्रकूट और चोल वंश ने उठा लिया। भाई इन्होंने उनको पल्लवों को भी हरा दिया और समाप्त कर दिया, चालुक्य को भी अंततः समाप्त कर दिया। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हम। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा पढ़ने में मेरे साथ में। इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था, अब जब पढ़ रहे थे ना उनका प्रशासन भी देख लेते हैं, दक्षिण चोल का प्रशासन देख लेते हैं। अभी जो हमने पढ़ा था इनका प्रशासन कैसे चल रहा था वो हम देखते हैं। पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भी भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण था। अब दक्षिण में भी भूमि कर थे, ध्यान रखिएगा। प्रशासन की प्राथमिक इकाई क्या थी, गांव थी। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के तौर पर कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवंशिक बन गए थे, अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे। जैसे कि कवि हरिश्चंद्र अपने पिता की तरह महादंड नायक अर्थात मुख्य न्यायाधिकारी थे। ठीक है, तो हरिश्चंद्र कहाँ से याद है ना आपको, हरिश्चंद्र कहाँ के थे, थानेसर। ठीक है ना, तो और कन्नौज में है ना, कन्नौज। तो ये इनका जो पद था अनुवांशिक था, तो ये भी अपने पिता की तरह महादंड नायक अर्थात मुख्य न्यायाधिकारी थे। ये भी इन्होंने वह पद हासिल किया। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, जैसे कि हरिश्चंद्र एक महादंड नायक होने के साथ साथ कुमार मात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री एवं संधि विग्राहक अर्थात और शांति के विषयों का भी मंत्री था। अब देखो हरिश्चंद्र कौन सी याद है ना आपको, हर्षवर्धन के ये कवि भी थे, दरबारी कवि भी थे और अपने पिता के तरह महादंड नायक मुख्य न्यायाधिकारी का भी कार्य करते थे। ठीक है, एवं एक ही व्यक्ति हरिश्चंद्र महादंड नायक होने के साथ साथ कुमार मात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्राहक अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का मंत्री था। अब यहाँ भी आपका पीटी का क्वेश्चन यहाँ बहुत अच्छा बन रहा है। ठीक है, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन यहाँ भी बन जाएगा आपका। ठीक है, कि हरिश्चंद्र जो थे वो कितने रोल निभा थे, कितने काम कर रहे थे साथ में, और महादंड नायक भी थे, कुमार मात्य भी थे, साथ में महत्वपूर्ण मंत्री भी थे और संधि विग्राहक भी थे। ठीक है, अर्थात जो मतलब जो युद्ध जो होते थे युद्ध के बीच शांति का मतलब युद्ध के बारे में भी और शांति के विषय का भी बात करते थे। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। समस्त वहाँ के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इनमें नगर श्रेष्ठ यानी कि मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी सार्थवा यानी व्यापारियों के काफिले का नेता,
प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार था। कायस्थों यानी कि लिपियों के प्रधान जैसे लोग होते थे। अभी आप देख लो इसका, यहाँ पे आपका पीटी का क्वेश्चन निकल के आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, इनमें नगर श्रेष्ठी यानी कि मुख्य बैंकर। नगर श्रेष्ठी कौन थे? नगर श्रेष्ठी आपके कौन थे? ये आपके बैंकर या शहर का व्यापारी, ठीक है। सातवां कौन था आपका? यहाँ थे आपके व्यापारी काफिले का नेता। प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार, ये आपके पीटी का क्वेश्चन बन रहा था। कायस्थ यानी कि लिपिकों के प्रधान, लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। ये आपको पीटी का यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है, तो ये आप देखो, इसके यहाँ पर आप बैंकर या शहर का व्यापारी लिख लीजिए, ठीक है। सातवां यानी कि आपका व्यापारी को काफिला था। कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थों यानी कि लिपिकों के प्रधान थे। ये आपका यहाँ का पीटी का क्वेश्चन निकल, ये आपका मैरिज ऑफ फॉलोइंग में आपका आ जाता है। सही युग में आप सही युग में मिलाइए, वहां भी आपके क्वेश्चन बन जाते हैं, वहां से यहाँ से भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह की नीतियां कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ साथ इनमें से कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। अब ये जो नीतियां थी ना, जो नीतियां थी यहाँ पर सब एक साथ तो काम कर रहे थे, कोई भी राजा काम कर रहे थे, तो इतने सारे जो व्यक्ति थे साथ साथ इनमें जो कितने सारे जो व्यक्ति इतने शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। मतलब जो काम करते करते जिसके कुछ राजा इनको दे देते थे जगह या कुछ भी, तो इतने शक्तिशाली हो जाते थे, इनको इतना कार्य मिलता था, इससे इनको अधिकार मिल जाते थे कि धीरे धीरे वे स्वयं ही अपने राजा के विरुद्ध हो जाते थे। वे स्वयं ही अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर अपना राज्य स्थापित कर लेते थे, ठीक है। ज्यादा शक्तियां मिल जाने के बाद में ये ऐसा करते थे। आगे बढ़े। एक नए प्रकार की सेना। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे। अब जो कुछ राजा थे वे क्या करते थे, पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। पर इसके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे, जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। इन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, बदले में इनमें से कुछ को भूमिदान दिया जाता था। दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे, जिससे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही वे इससे युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे तथा एवं इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। कुछ जहाँ कहीं भी शासक दुर्बल होते, ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। अब यहाँ देखो, बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि जो इस समय में जो राजा जो लोग थे, कई बार राजा क्या करते थे, जो उनके साथ जो उनके अंडर में रहकर जो काम करते थे उनकी बात मानते थे, जो मंत्री वगैरह या सेना वगैरह जो भी कुछ होते थे, तो वो लोग उनको वेतन नहीं देते थे, ठीक है ना। उनको वेतन नहीं देते थे, तो वेतन के बदले में क्या करते थे कि भाई तुमने मेरा काम किया, चलो तुमने मेरा काम किया, मैं तुमको वेतन नहीं दे रहा हूँ, ले लो थोड़ी सी भूमि ले लो, और ये जो आपको भूमि दे रहा हूँ मैं, तो उस भूमि से आप कर वसूल करो, ठीक है। आप अपना कर वसूल करो, और जितना भी कराएगा तो उससे आप अपनी मतलब अपने काम करो, अपना दिनचर्या चलाओ, अपनी रोजी रोटी कमाओ, ठीक है। तो क्या होता था, ऐसे करते करते जब कभी भी कुछ सेना या कुछ जो राजा थे जो उस वहाँ के, वह जहाँ थोड़े से भी दुर्बल पड़ते, तो ये लोग क्या करते थे, अपने आप को मतलब स्वतंत्र घोषित करने की कोशिश करते, स्वतंत्र हो जाते, या इनके पास ज्यादा भूमि आ जाती थी, तो ये क्या करते थे, खुद ही अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते थे और राजा बन बैठते थे। तो इसी तरह से कई राजा बन जाते, उभर के आते हैं। और इस तरह जिनको भूमि दी जाती थी, एक बात ध्यान रखिएगा, राजा लोग वेतन नहीं देकर उन्हें जो भूमि दान देते थे, ठीक है, जिनसे वे कर वसूलते थे, ठीक है, तो इन लोगों को क्या कहा जाता था, इस तरह के व्यक्तियों को सामंत। ये व्यक्ति सामंत कहलाते थे। आपको पीटी का क्वेश्चन है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा।
और ये क्या करते थे, स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे जब शासक दुर्बल हो जाते थे, या कई बार तो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर राजा राजा बोल देते थे जब देखते थे इनके पास बहुत ज्यादा भूमि बहुत ज्यादा आ गई, स्वयं शक्तिशाली हो गए, खुद की एक सेना धीरे धीरे तैयार करने लगे वे लोग, है ना। और जहाँ देखते भाई सामने वाला राजा भाई जिसके अधीन में काम कर रहा था वह दुर्बल होने लगा है, बुरा हो गया, या भाई अब उसके पास ताकत नहीं रही, अब उसके पास उतनी सेना नहीं रही, अब उसके पास उतनी भूमि ही नहीं रही, तो मैं खुद ही अपने आप को राजा क्यों ना घोषित कर दूं। तो इस तरह से उस समय में होता था। ठीक है, ये आपको पीटी का क्वेश्चन आपको ध्यान रखना, स्वतंत्र आपका सामंत किसे कहते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही चीज जो सामंत जो व्यवस्था है ना, यह ऐसी व्यवस्था है जो इसी कारण से बहुत सारे नए नए राजा उभर के आते हैं आने वाले समय में। अभी आप देख लो कितने सारे उभर जाते हैं ऐसे करके, ठीक है ना। तो यह व्यवस्था बहुत ही अच्छी भी थी, नई भी थी, राजाओं के लिए तो अच्छी नहीं थी और सामंतों के लिए बहुत अच्छी थी। दक्षिण के राजाओं में सभाएं, अब जब दक्षिण के जो राजा थे वहां पर सभाएं कैसी होती थी हम उसके बारे में देख लेते हैं कि पल्लवों के अभिलेख में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा मिली है। पल्लवों का जो अभिलेख है ना, वहां में कई स्थानीय सभाओं का हमें चर्चा के बारे में जानकारी मिली है अभिलेखों के द्वारा। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन। एक क्या था, ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते थे। ठीक है, अब जो ब्राह्मण भूस्वामियों का जो संगठन था उसको क्या कहते थे, सभा। ठीक है, पीछे का क्वेश्चन बन जा रहा आपका। ये सभा उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देख रेख आदि का काम करती थी। ये सभाएं थी, कौन सा कार्य करती थी, खेतीबाड़ी से जुड़े सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देख रेख आदि का काम करती थी। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे वहां के उड़ नामक ग्राम सभा के होने की बात की गई है। ठीक है, नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। अब नगरम यहाँ पे आपका पीटी का क्वेश्चन पर, नगरम क्या था, यहाँ एक व्यापारियों का संगठन था। नगरम क्या था, व्यापारियों का संगठन था। ये आपको पीटी बन रहा है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, उड़ क्या थी आपका, उड़ क्या थी आपका, यह ग्राम सभा। ठीक है, याद है आपका पीटी का क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, जहाँ जहाँ क्वेश्चन बन रहा है वहाँ मैं बोला कर दे रहे, इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। अब यह दक्षिण की बात हो रही है, यहाँ जो बात हो रही है दक्षिण की बात हो रही है। ठीक है, सभा ब्राह्मण स्वामियों का होता था, ठीक है, यह दक्षिण में होता था। और ग्राम सभा होती थी। ठीक है, नगरम व्यापारियों का संगठन था। ठीक है, इन सभा पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। अभी जो सभाएं जो होती थी ना, ये जो सभाएं होती थी इस पर किनका नियंत्रण था, धनी व्यक्ति, ठीक है, शक्तिशाली भूस्वामी और व्यापारियों का नियंत्रण था। फिर आपका चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते उस जमाने में आम लोग, जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। चलो इसको उदाहरण देखते हैं। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। कि कालिदास किससे प्रसिद्ध है, कालिदास राज दरबार के जीवन चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इन नाटकों में से एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है। इनके नाटकों में उन्होंने क्या किया है कि ब्राह्मणों को और राजाओं को संस्कृत बोलते हुए दिखाया है। ठीक है, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृतिक बोलते हुए दिखाए गए हैं। इनके नाटक और कविताओं में जो कालिदास जो कविता लिखते थे ना, नाटक लिखते थे, इन नाटकों में इन्होंने क्या किया है कि सिर्फ राजा और अधिकांश ब्राह्मणों, सिर्फ राजा एवं ब्राह्मणों को ही संस्कृत बोलते दिखाया है इन्होंने अपने नाटकों में। एवं क्या किया इन्होंने, अन्य लोग जो आम लोग थे, पब्लिक थी, उनको क्या किया, महिलाएं प्राकृतिक, उनको महिलाओं को और अन्य लोग यानी कि पुरुष लोग उनको प्राकृतिक यानी कि आम बोलचाल वाली भाषा बोलते दिखाया गया। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम दुष्यंत नामक एक राजा, ठीक है, शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। यहाँ भी आपका पीटी का क्वेश्चन निकल रहा है। कालिदास की जो प्रसिद्ध नाटक है वह कौन सा है, अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है, जो किस पर आधारित है,
दुष्यंत नामक एक राजा था और एक शकुंतला नाम की एक युवती थी और इन दोनों की प्रेम कहानी है। ठीक है। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात भी कही गई है। इसी नाटक में इन्होंने क्या किया है, गरीब मछुआरे के साथ में राज कर्मचारी जो मतलब राजाओं के जो कर्मचारी होते थे उन्होंने क्या किया, इस गरीब मछुआरे के साथ में दुर्व्यवहार किया है, तो उसकी बात उन्होंने अपने इस नाटक में लिखी है। ठीक है, क्लियर हुआ ना आपका? चलिए, और ये भी आप देख लो, ब्राह्मण को संस्कृत बोलते दिखाया गया है, अन्य लोग एवं स्त्रियों को प्रकृति बोलते दिखाया गया है। क्लियर आपका? पीटी का क्वेश्चन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन रहा है। ठीक है, ध्यान रखिए, इसको याद कीजिए, रिविजन कीजिएगा इसको। अच्छा, एक मछुआरे की कहानी है या फिर, चलिए तो इतना वो नहीं है, चलो आगे बढ़ते। चीनी यात्री चीनी यात्री फाशियन का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया था जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूते मानते थे। अब ये फाशियन था, यहाँ भारत में यहाँ इस उपमहाद्वीप में क्या देखता है, तो पर दुर्गति पर भी गया, दुर्गति पर इसका ध्यान गया, ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते। अब इसकी जो ध्यान कहाँ गया, छूत पर गया। ठीक है, ऊंची जात नीची जात पर गया। इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते हैं कि अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता तो सभी को आगाह करने के लिए ये लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते थे। यह आवाज सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से या किसी प्रकार के संपर्क से बचाते थे। एक जगह तो बाणभट्ट द्वारा भी यान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण किया गया है। जो बाणभट्ट जो थे ना उनके द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सचिव चित्रण किया गया, सजीव। ठीक है, चित्रण भी किया गया है, बाणभट्ट ने लिखी है अपनी एक अभियान के बारे में बात लिखी है। ठीक है, तो फाशियन जी क्या थे, वह अछूत के बारे में उन्होंने लिखा है। ठीक है, फाशियन जो थे, आप ध्यान लोग यहाँ पे पीटी का क्वेश्चन बन जाए, क्या फाशियन ने क्या देखा था, यह छुआछूत, ऊंची नीची जाति। ठीक है, फाशियन ने, चीनी यात्री ने छुआछूत ये लोग जो मानते थे, इसके बारे में इन्होंने लिखा है। ठीक है, यहाँ पर पीटी का क्वेश्चन निकल के आ रहा है यहाँ पे। ये भी अच्छी है कहानियाँ पे। एक बार देख लेते हैं कि राजा की सेना के बारे में उन्होंने लिखा था ना बाणभट्ट ने। राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। इनमें हथियारों के अतिरिक्त रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली चीजें जैसे बर्तन, असबाब, सोने के पायदान भी शामिल थे। खाने पीने का सामान, बकरी, हिरन, खरगोश, सब्जियां, मसाले आदि विभिन्न प्रकार की चीजें शामिल होती थी। ये सारी चीजें उले गाड़ियों पर या ऊँटों तथा हाथियों जैसे सामान ढोने वाले जानवरों की पीठ पर लाद कर ये ले जाया जाती थी। इस विशाल सेना के साथ साथ संगीतकार नगाड़े, बिगुल तथा तुरही बजाते हुए चलते रहते थे। रास्ते में पड़ने वाले गांव वालों को उनका सत्कार करना पड़ता था। वे दही, गुड़ तथा फूलों का उपहार लाते थे तथा जानवरों को चारा भी देते थे। वे राजा से भी मिलना चाहते थे ताकि अपनी शिकायत या कोई अनुरोध उनके सामने रख सके, पर ये सेनाएं अपने पीछे विनाश और विध्वंस के निशाने छोड़ जाती थी। अक्सर गांव वालों की झोपड़ियां हाथी कुचल डालते थे और व्यापारियों के काफिलों में जूते बैल इस हलचल भरे माहौल से डरकर भाग खड़े होते थे। बाणभट्ट लिखते हैं कि पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी। यह बाणभट्ट ने लिखा है राजा की सेना के बारे में। ठीक है, तो यहाँ भी आपको पीटी का क्वेश्चन यहाँ से निकल रहा है। कौन से थोड़ी सी लाइनर यहाँ से दे दें स्टेटमेंट के तौर पर, तो किससे संबंध रखते हैं या किसके बारे में लिखी जा रही है या किसने लिखी है, तो आप बता सकते हैं। बाणभट्ट ने लिखी है ना, यहाँ से क्वेश्चन बन जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का चैप्टर समाप्त होता है। तो ये देखिए तिथि है यहाँ पर आपके 1400 साल पहले आपका हर्षवर्धन था, फिर उससे भी कुछ ज़्यादा पहले आपका गुप्त वंश की शुरुआत हुई है ना। तो चलिए आपका चैप्टर समाप्त हुआ। आपको अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ सब इसको लाइक करो, आप सभी लाइक भी कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब भी कीजिए क्योंकि मैं कुछ जल्दी में
और भी आपके व्याकरण और आपका ज्योग्राफी भी मैं लेकर आने वाली हूँ, ठीक है। और कुछ जल्दी फिर मैं आपकी खाली एमसीक्यू भी हम रखेंगे। एमसीक्यू हर चैप्टर वाइज में, हर चैप्टर से जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं चैप्टर वाइज, ठीक है, वो सब भी मैं रखूँगी। थोड़ा 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद में मैं ये सब स्टार्ट करूँगी, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन बहुत बनते हैं, हर एग्ज़ाम में बनते हैं, ठीक है। तो वन लाइनर ही मैं सोच रही हूँ कि सारे विषय के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हर चैप्टर वाइज और हर विषय से, तो सारे के सारे मैं लेकर आऊँ आपके लिए, ताकि आपको वन लाइनर क्वेश्चन में कुछ भी थोड़ी सी प्रॉब्लम ना हो। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए।